आज से React.js के ट्यूटोरियल स्टार्ट हो रहे हैं और इसमें आज ये हमारा फर्स्ट वीडियो है। ये हमारा इंट्रोडक्शन वीडियो है जिसमें हम देखेंगे कि React का यूज़ हम क्यों करते हैं और फिर हम React को सेटअप करना सीखेंगे। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि React है क्या, इसका यूज़ कहाँ पर होता है, क्यों होता है। और इस वीडियो में मैं आपको जो भी पढ़ाऊँगा उसके PDF नोट्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी फॉर बिल्डिंग यूजर इंटरफेस। तो देखिए, ये जो React है वो जावास्क्रिप्ट की एक लाइब्रेरी है जिसका यूज़ हम यूज़र इंटरफेस को क्रिएट करने के लिए करते हैं। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि किसी भी वेबसाइट के यूज़र इंटरफेस को क्रिएट करने के लिए HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट ये तीन ही काफ़ी है, तो बिल्कुल सही है। हम सिर्फ इन तीनों का यूज़ करके ही किसी भी वेबसाइट का यूज़र इंटरफेस तैयार कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ अगर हम जावास्क्रिप्ट की किसी लाइब्रेरी को ऐड कर देते हैं जैसे कि React, तो हमें उस वेबसाइट का UI तैयार करने में और भी आसानी होगी और हमारे वेबसाइट के UI पहले से भी ज़्यादा पावरफुल और अट्रैक्टिव होगी। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि इससे आपके टाइम की भी बचत होगी। तो अब हम ये समझते हैं कि सिर्फ HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट का यूज़ करके जो वेबसाइट क्रिएट होती है उसमें और जो वेबसाइट React के साथ क्रिएट होती है उस वेबसाइट में, इन दोनों में क्या अंतर है, आखिर हमें React का यूज़ क्यों करना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, जब भी आप इन तीनों का यूज़ करके कोई वेबसाइट को क्रिएट करते हो, यानी कि वेबसाइट का यूज़र इंटरफेस क्रिएट करते हो, तो उसमें सब कुछ आप अपनी तरफ से करते हो। यानी कि कौन सी फाइल, कौन सा फोल्डर कहाँ पर क्रिएट होगा, कौन सा डॉक्यूमेंट किस तरह का होगा, ये सब कुछ आप खुद डिसाइड करते हो। और एक बड़ी वेबसाइट को डिज़ाइन करने में हमें काफ़ी वक्त लगता है। तो मान लो कि इन तीन का यूज़ करके आपने एक वेबसाइट का UI तैयार कर लिया। अब होगा ये कि फ्यूचर में आपको अगर उस वेबसाइट के UI में कुछ अपडेट करना है, कुछ चेंजेस करना है, तो वहाँ पर आपको थोड़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है क्योंकि उसका डॉक्यूमेंटेशन वेल प्रिपेयर्ड नहीं होगा। ऐसे बहुत से और भी अंतर है। अब बात करते हैं कि अगर आप React के साथ अपनी वेबसाइट का UI तैयार करोगे, उस वक्त सबसे पहला बेनिफिट तो ये कि आपको वेल प्रिपेयर्ड डॉक्यूमेंटेशन मिलेगा। उसके बाद है रीयूजेबल कोड, यानी कि आपने एक बार कोड लिख दिया, अब आपको वही सेम कोड बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। इसको मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे कि ये देखिए, यहाँ पर ये React.js की वेबसाइट है। इस वेबसाइट को आप ध्यान से देखिए, इसका ये जो हेडर है, इस हेडर का UI यहाँ पर क्रिएट हो चुका है। अब अगर मैं यहाँ पर डॉक्स पे क्लिक करता हूँ, या फिर मैं ट्यूटोरियल पे क्लिक करता हूँ, या फिर मैं ब्लॉग पे क्लिक करता हूँ, सभी पेजेस पे क्लिक करने के बाद इसके अंदर की तो डिजाइन चेंज होती है, लेकिन ये जो हेडर है ये यहीं पर मौजूद है। यानी कि बार बार हमें इस हेडर का कोड लिखकर इस हेडर को बार बार डिजाइन नहीं करना पड़ा। हम क्या करेंगे, सिर्फ एक बार कोड लिखेंगे और फिर आसानी से उस कोड को अपने पेज में कहीं पर भी यूज कर सकते हैं और इससे हमारे समय की भी बचत होगी। इसके बाद आप React का एक और फीचर समझ लीजिए, सिंगल पेज एप्लीकेशन। यानी कि एक बार अगर कोई कंटेंट आपके ब्राउजर में लोड हो चुका, तब वो बार बार फिर से आपके ब्राउजर में रिलोड नहीं होगा। आपने एक बात नोट की, जब मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, आप इस लोडर को देखिए, ये लोडर बार बार रिलोड नहीं हो रहा। देखिए, मैं कहीं पर भी क्लिक कर लूँ लेकिन ये लोडर जो है वो बार बार यहाँ पर रिलोड नहीं हो रहा। जबकि मैं आपको दूसरी कोई वेबसाइट ओपन करके दिखाता हूँ। स्टूडेंट्स, आप इस वेबसाइट को देखिए, मैं जब भी कहीं पे क्लिक करूंगा ये लोडर बार बार रिलोड होगा। देखिए, मैंने यहाँ पे क्लिक किया, लोडर यहाँ पर लोड हुआ। इसके बाद मैं ब्लॉक पे क्लिक कर रहा हूँ, लोडर फिर से लोड हुआ। मैं जब भी कहीं पे क्लिक कर रहा हूँ ये लोडर बार बार लोड होता है। लेकिन आप React में देखो, ऐसा नहीं हो रहा। एक बार कंटेंट आपके ब्राउजर में लोड हो चुका, उसके बाद वो बार बार आपका टाइम वेस्ट नहीं करेगा। तो ये भी एक बहुत बड़ा बेनिफिट है। अगर आपसे कोई पूछता है कि React.js क्या है, तो आप उसको जवाब दोगे कि React जावास्क्रिप्ट की एक लाइब्रेरी है जिसके द्वारा हम यूजर इंटरफेस को क्रिएट कर सकते हैं। और यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि कभी भी आप लाइब्रेरी और फ्रेमवर्क्स में कंफ्यूज मत होना। लाइब्रेरी और फ्रेमवर्क में क्या अंतर है, इस बात को आप अभी इसी वक्त समझ लीजिए। स्टूडेंट्स, फ्रेमवर्क की मदद से भी आप UI को क्रिएट करते हो और लाइब्रेरी की मदद से भी आप UI को ही क्रिएट करते हो। तो फिर इन दोनों में क्या अंतर है? बस एक छोटा सा अंतर है। फ्रेमवर्क में होता यह है कि इसकी मदद से आप जो UI को क्रिएट करोगे, मैक्सिमम चीजें आपको पहले से बनी बनाई मिल जाएगी, जबकि लाइब्रेरी में आप खुद से कस्टम कोड क्रिएट करके UI को तैयार करोगे। तो अभी हम पढ़ रहे हैं React के बारे में। तो React एक जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी है, वैसे ही जैसे एंगुलर एक जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क है।
ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये बात आपको हमेशा याद रखनी है। तो अब रिएक्ट के कुछ बेसिक्स समझने के बाद हम अपने पीसी को सेटअप करेंगे। तो इसके लिए आप फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर टाइप करोगे Node.js इंस्टॉल। देखिए, रिएक्ट का सेटअप करने से पहले आपके पीसी में Node.js इंस्टॉल होना चाहिए। तो आप यहाँ से Node.js की वेबसाइट पे आओगे और जो भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है उस हिसाब से आप यहाँ से Node.js को डाउनलोड कर लोगे। डाउनलोड होने के बाद मैं नोड को इंस्टॉल कर लूंगा। एक्सेप्ट, नेक्स्ट और नेक्स्ट, 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 इंस्टॉल और फिनिश। इतना हो जाने के बाद आप कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन करोगे और यहाँ पर आप टाइप करोगे npm वर्जन। तो देखिए, यहाँ पर npm का वर्जन अगर लिख के आया, इसका मतलब कि आपके सिस्टम में नोड इंस्टॉल हो चुका है। अब इसके बाद मैं यहाँ पर टाइप करूंगा npm i-g create react और -app। तो ये जो मैंने यहाँ पर कमांड लिखा है ये आपको बस फर्स्ट टाइम ही लिखना है। मैंने प्रेस किया एंटर। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये यहाँ पर इंस्टॉल होना स्टार्ट हो चुका। तो ये जो सेटअप है वो आपको फर्स्ट टाइम ही करना है। इसके बाद आप रिएक्ट के शब्दों में रिएक्ट पे एप्लीकेशन को क्रिएट करोगे और ये जो कमांड्स है वो आपको नीचे नोट्स में मिल जाएंगे। अब देखिए स्टूडेंट्स, मैं एक एप्लीकेशन को क्रिएट करना चाहता हूँ। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैं आ जाऊंगा डेस्कटॉप पे, क्योंकि मैं इसको डेस्कटॉप पे क्रिएट करना चाहता हूँ। और कमांड में टाइप करूंगा क्रिएट रिएक्ट -app और फिर मैं एप्लीकेशन का नाम देता हूँ माई फर्स्ट ऐप और एंटर। तो देखिए, यहाँ पर हमारी एप्लीकेशन क्रिएट नहीं हुई क्योंकि मैंने क्या किया, गलती से इसमें कैपिटल लेटर का यूज कर दिया। आप यहाँ पर कैपिटल लेटर यूज नहीं कर सकते। मैं इसको फिर से लिखता हूँ माई फर्स्ट ऐप, एंटर। इसको सेटअप होने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है। जिस हिसाब से आपके इंटरनेट की स्पीड होगी ये उतनी ही स्पीड में इंस्टॉल होगा। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हमारा सेटअप कंप्लीट इंस्टॉल हो चुका है। तो स्टूडेंट्स अब हम डेस्कटॉप पे चल के देखते हैं कि हमारा फोल्डर क्रिएट हुआ या नहीं। तो देखिए, यहाँ पर माई फर्स्ट नेम के नाम से एक फोल्डर क्रिएट हो चुका है। मैं इसको ओपन करता हूँ तो इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर एक डॉक्यूमेंटेशन है। अब मैं इस ऐप को CMD में ओपन करता हूँ, यानी कि स्टार्ट करता हूँ। तो इसको CMD में स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले तो मैं इस फोल्डर के अंदर आऊँगा। तो मैंने लिखा CD माई फर्स्ट ऐप और मैंने लिखा npm स्टार्ट और एंटर। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारी ऐप रन हो चुकी है। बाय डिफॉल्ट हमें कुछ इस तरह का यूजर इंटरफेस देखने को मिलता है। इतना सेटअप करने के बाद अब आप क्या करोगे, किसी एक अच्छे से कोड एडिटर का यूज करोगे या फिर कोई IDE का यूज करोगे। मैं यूज करने वाला हूँ VS कोड का। सबसे पहले तो मैं क्या करूँगा कि एक न्यू विंडो को यहाँ पे ओपन करूँगा और इसके अंदर जो मैंने अभी अभी जो फोल्डर क्रिएट किया है माई फर्स्ट ऐप जो कि रिएक्ट का है उसको यहाँ पे इंपोर्ट करूँगा डेस्कटॉप। और ये रहा माई फर्स्ट ऐप, सिलेक्ट फोल्डर, यस। स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप देख सकते हो कि सबसे पहले नोड मॉड्यूल्स नाम का एक फोल्डर है। इसके अंदर बहुत सी फाइल्स है, यानी कि ये सब यहाँ पर क्या होगा, जो भी आपके प्रोजेक्ट में जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरीज होगी वो इस नोड मॉड्यूल्स वाले फोल्डर के अंदर होगी। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। आपकी वेबसाइट को डेवलप करने में रिएक्ट जो भी आपकी हेल्प करेगा उसमें रिएक्ट को लाइब्रेरीज की जरूरत होगी। तो वो लाइब्रेरीज कहाँ पर होगी, इस नोड मॉड्यूल्स वाले फोल्डर के अंदर। ठीक है, इसके अलावा आपकी वेबसाइट में जितनी भी मीडिया फाइल्स है, यानी कि MP3, MP4, इमेजेस, जो भी वीडियोस, म्यूजिक वगैरह है, वो सारा कुछ कहाँ पर होगा, इस पब्लिक नाम का ये जो फोल्डर है इस फोल्डर के अंदर होगा। इसके बाद है ये SRC फोल्डर। स्टूडेंट्स, अब जो भी कोड लिखोगे, जो भी डिजाइन तैयार करोगे उसमें आप कोडिंग तो लिखोगे ही, तो वो कोडिंग कहाँ पर स्टोर होगा, इस SRC फोल्डर के अंदर। यानी आप अपनी तरफ से जो भी कस्टम कोड तैयार करोगे, जो भी लिखोगे, जो भी डिजाइन वगैरह का कोड होगा वो सब कुछ इस SRC फोल्डर के अंदर होगा। अब अगर आप ये जानना चाहते हो कि आपकी एप्लीकेशन का वर्जन क्या है, नाम क्या है, आपकी एप्लीकेशन यानी कि आपकी बनाई हुई प्रोजेक्ट कौन कौन सी लाइब्रेरीज को यूज करता है, तो वो सब कुछ आपको जानने को मिलेगा package.json के अंदर इस फाइल में। यहाँ पर आप देख सकते हो कि ऐप का नेम है, वर्जन है, कौन सी डिपेंडेंसीज है। ये सब कॉन्सेप्ट्स आप जैसे जैसे रिएक्ट के ट्यूटोरियल्स को फॉलो करते जाओगे वैसे वैसे आपको क्लियर होते जाएंगे। अभी हो सकता है कि शायद आपको ये लगेगा कि रिएक्ट कोई कॉम्प्लिकेटेड लाइब्रेरी है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये बहुत ही आसान है। आपको बस अपना थोड़ा सा वक्त इसके पीछे लगाना होगा। इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। अगर आप रिएक्ट सीखने में वक्त दोगे तो बस कुछ ही दिनों में आपको रिएक्ट आसानी से समझ आ जाएगी। अब हम देखते हैं कि हमारी इस रिएक्ट एप्लीकेशन में हम अपना फर्स्ट कोड किस तरह से लिखेंगे। तो जैसा कि मैंने अभी कुछ देर पहले आपको समझाया था कि ये जो SRC नाम का फोल्डर है इसके अंदर आपकी सभी कोडिंग होगी।
तो देखिए अगर मैं यहाँ पर आता हूँ app.js में और ये जो कोड यहाँ पर लिखा हुआ है इसको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। अब मैं इस फाइल को सेव करके फिर से ब्राउजर में जाता हूँ। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमें जो इससे पहले डिफॉल्ट UI डिस्प्ले हो रहा था वो भी अब यहाँ से रिमूव हो चुका है क्योंकि मैंने JS की फाइल का कोड रिमूव कर दिया है। अब मैं क्या करना चाहता हूँ कि मैं अपना नाम यहाँ पे प्रिंट करना चाहता हूँ। तो ये हम रिएक्ट के शब्दों में किस तरह से लिखेंगे इसको समझते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब हम ये समझते हैं कि रिएक्ट में आप अपना फर्स्ट कोड किस तरह से राइट करोगे। मैंने यहाँ पर app.js की फाइल को ओपन किया और यहाँ पर मैं लिखता हूँ const और एक फंक्शन क्रिएट करता हूँ। मैं लिखता हूँ my function इक्वल टू, और इस तरह से यहाँ पर मैं फंक्शन की डेफिनेशन लिखूंगा, लेकिन इससे पहले मैं इसको एक्सपोर्ट कर देता हूँ डिफॉल्ट my function। अब यहाँ पर आप कुछ समझिए, मैंने यहाँ पर इस फंक्शन को एक्सपोर्ट किया है। इससे होगा ये कि मैं इस फंक्शन को किसी दूसरे पेज में भी यूज कर सकता हूँ, ठीक है। अब इस फंक्शन के अंदर मैं कुछ इस तरह से कोडिंग करूंगा कि मेरा नाम ब्राउजर में प्रिंट होगा और यही होगा आपके रिएक्ट का फर्स्ट कोड। आपको बस मेरे साथ प्रैक्टिस करनी है। मैंने यहाँ पर लिखा const नेम और फिर पैरेंथेसिस, इसके अंदर यहाँ पर मैं HTML के टैग्स यूज कर सकता हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा H1 और अर्सिल मलिक। अगर आप इस कोड को ध्यान से देखोगे तो आपको यहाँ पर एक एरर दिखाई देगी। वो एरर इस वजह से आ रही है क्योंकि मैंने यहाँ पर इक्वल टू का साइन नहीं दिया, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर मैंने क्या किया इसको आप दोबारा समझिए। जितनी बार आप प्रैक्टिस करोगे आपको उतना ही याद होगा। मैंने सबसे पहले लिखा const और एक फंक्शन को क्रिएट किया जिसका नेम है my function इक्वल टू पैरेंथेसिस और फिर ये एरो वाला सिंबल और फिर कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर मैं यहाँ पर वो कोड लिखूंगा जिसकी वजह से ब्राउजर में मेरा नेम प्रिंट होगा। लेकिन उससे पहले मैं क्या करूंगा, इस फंक्शन को एक्सपोर्ट कर दूंगा। अब एक्सपोर्ट करने से क्या होगा कि इस फंक्शन को मैं दूसरे पेज में भी यूज कर सकता हूं अगर करना चाहूं तो। अब मैं इस फंक्शन की डेफिनेशन में वो कोड लिखूंगा जिससे मेरा नाम डिस्प्ले होगा। मैंने लिखा const नेम इक्वल टू पैरेंथेसिस, लास्ट में सेमीकोलन, और इस पैरेंथेसिस के अंदर आप कोई भी HTML का टैग यूज कर सकते हो, जैसे कि मैंने लिखा H2 अर्सिल मलिक। लेकिन सिर्फ इतना लिख देने से नेम प्रिंट नहीं होगा, मुझे इस कांस्टेंट को रिटर्न भी करवाना होगा। तो मैं लिखूंगा रिटर्न नेम और सेमीकोलन। अब मैंने इस कोड को सेव किया और स्टूडेंट्स ब्राउजर में देखिए यहाँ पर नेम प्रिंट हुआ। इसकी एक और खास बात है, देखिए मैं आपको समझाता हूँ। मैं विजुअल स्टूडियो की स्क्रीन को थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ। अब यहाँ पर इसको देखिए, इससे पहले जब भी आपने HTML जावास्क्रिप्ट में कोडिंग किया होगा तो आप क्या करते थे, यहाँ कोड के अंदर कुछ चेंजेस करते थे, उसके बाद ब्राउजर में आकर इसको रीलोड करते थे, तब जाके ये रिफ्रेश होता था और आपको न्यू आउटपुट देखने को मिलता था। लेकिन रिएक्ट में ऐसा नहीं है। देखिए इसके अंदर मैं कुछ और लिखता हूँ। मैंने अर्सिल को रिमूव किया और यहाँ पर मैंने लिखा डिफरेंट डेवलपर। अब मैं जैसे ही Ctrl+S प्रेस करके इस फाइल को सेव करूंगा, हमारे ब्राउजर में ऑटोमेटिकली नेम चेंज हो जाएगा। देखिए मैंने किया Ctrl+S प्रेस, तो देखिए स्टूडेंट्स मुझे ब्राउजर में आके इसको रीलोड करने की जरूरत नहीं पड़ी, इसने ऑटोमेटिक ही अपना काम कर दिया। तो ये था आपके रिएक्ट का फर्स्ट कोड। तो स्टूडेंट्स ये तो था जावास्क्रिप्ट का कोड। अब अगर आप इसमें कुछ चेंजेस करना चाहते हो, जैसे कि इसकी फॉन्ट फैमिली या फिर इसका कलर, इस तरह से CSS को इंक्लूड करके आप इसमें कोई चेंजेस करना चाहते हो, तो वो आप किस तरह से करोगे। यहाँ पर देखिए app.js की जो फाइल है इसके ठीक ऊपर app.css है। मैं इसमें आकर इसका जो डिफॉल्ट कोड है उसको मैं डिलीट कर देता हूँ। अब मैं क्या करूंगा कि app.js में ये जो हमारा एलिमेंट है H2, इसको यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा। H2 इसकी फॉन्ट फैमिली होगी कुरियर न्यू और इस फाइल को करता हूं मैं सेव। लेकिन सिर्फ इतना कर देने से आपको यहाँ पर कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा। जब आप HTML की कोड करते थे उस वक्त आप क्या करते थे, वहां पर CSS और जावास्क्रिप्ट की फाइल को लिंक करते थे। तो अगर मैं चाहता हूं कि इस कोड का इफेक्ट मुझे यहाँ पे देखने को मिले, तो मुझे इस फाइल को यहाँ पर JS के पेज में लिंक करना होगा। तो लिंक करने के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे लिखूंगा import। अब देखिए जहां पर ये JS की फाइल है
उसी फोल्डर में CSS की भी फाइल मौजूद है। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा app.css और लास्ट में सेमीकोलन और सेव। तो देखिए जैसे ही मैंने फाइल को सेव किया इसकी फॉन्ट फैमिली चेंज हो गई। अब मैं वापस से CSS की फाइल में आया और मैंने लिखा कलर ग्रीन और सेव। तो देखिए यहाँ पर कलर भी चेंज हो गया। तो स्टूडेंट्स ये हमारे रिएक्ट ट्यूटोरियल का फर्स्ट वीडियो था जिसमें हमने देखा कि रिएक्ट को सेटअप किस तरह से करते हैं अपने पीसी में। उसके अलावा हमने देखा कि रिएक्ट का यूज क्या होता है यूजर इंटरफेस बनाने के लिए। अगर कोई आपसे पूछता है कि व्हाट इज रिएक्ट, रिएक्ट का यूज क्या होता है, तो आप बस उसको सिंपल भाषा में जवाब दोगे कि रिएक्ट जावास्क्रिप्ट की एक लाइब्रेरी है जिसे फेसबुक ने डेवलप किया है। और रिएक्ट का यूज हम क्यों करते हैं? हमारी वेबसाइट के यूजर इंटरफेस को क्रिएट करने के लिए। तो ये बात आपको याद रखनी है कि विदाउट रिएक्ट भी आप यूजर इंटरफेस तो क्रिएट कर लोगे, लेकिन उसकी डॉक्यूमेंटेशन इतनी वेल प्रिपेयर्ड नहीं होगी। अगर आपको फ्यूचर में उसमें कोई चेंजेस करने हैं तो वहां पर आपको थोड़ी बहुत परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन यही काम अगर आप रिएक्ट के साथ करोगे तो आपका काम और भी आसान हो जाएगा और आप आसानी से कोड लिख सकोगे। स्टूडेंट्स एक बात आपको हमेशा याद रखनी है, वेबसाइट और एप्लीकेशंस तो आप बहुत से डेवलप कर लोगे, लेकिन इंपॉर्टेंट यह है कि मार्केट में जितनी भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज होती है क्या आप उनका यूज करके एप्लीकेशन या वेबसाइट को डेवलप करते हो, या फिर आपने कुछ पुराने तरीके से कुछ सीख लिया और बस आप वही ओल्ड टेक्नोलॉजी पकड़ करके बैठे हो और उसी में कोड किए जा रहे हो। अगर आप एक डेवलपर हो और आपने आज कोई टेक्नोलॉजी सीखी तो ये जरूरी नहीं है कि आने वाले 5 या 10 साल तक आप उसी टेक्नोलॉजी को पकड़ के बैठे रहोगे। हमें हर रोज अप टू डेट रहना होता है। जो भी न्यू टेक्नोलॉजी आती है उसको सीखो, उसको वक्त दो। अगर आपको ये रिएक्ट की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज आप इसको लाइक कर सकते हो, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और जो भी स्टूडेंट्स रिएक्ट सीखना चाहते हैं आप प्लीज उन लोगों को इस वीडियो की लिंक फॉरवर्ड कर दो। मैंने इस वीडियो में आपको जो कुछ भी पढ़ाया उसके नोट्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहां से डाउनलोड कर लेना। ठीक है, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।